जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1094 एपिसोड है और इसकी शुरुआत थाने से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीमराव जी शोभा काकी के भाई और उनकी पत्नी को लेकर के थाने में गए थे उनको सुरक्षा दिलवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे सब कुछ मेघनाथ के कहे मुताबिक होने लगता है। जिसके बाद भीमराव जी उनको समझाते भी है, जो पुलिस अधिकारी थे उनको समझाते भी है कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी वो अधिकारी नहीं मानते हैं। वो पुलिस अधिकारी भीमराव जी से ये कह रहे थे कि मेघनाथ का पलड़ा भी बहुत भारी है, अगर थोड़ा भी तुम्हारे में शामिल होता ऊंची जात के लोग तो शायद ये केस लड़ने वाला होता, लेकिन नहीं, तुम अकेले हो और अकेले व्यक्ति से लड़ा नहीं जाता है और ऊपर से इसको सज़ा तो मिलेगी ही। शोभा काकी के जो भाई थे उनका नाम अलग था, तो उनको सब ज़बरदस्ती जेल में डलवा देते हैं और जो लड़की थी उसका नाम साधना था, तो उनको उनके पिता पकड़ के रखे हुए थे। सब कुछ वहाँ पे मेघनाथ के कहे मुताबिक हो रहे थे, जिसके बावजूद भी वहाँ पे भीमराव जी पुलिस अधिकारी को बहुत समझाते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनते हैं। उसी समय वहाँ पे जीजाबाई आ जाती है और आने के बाद फिर से वो भीमराव को ताना मारने लगती है। वो ये कहती है कि भीमराव, यहाँ पे देखो क्या हो गया, तुम ये कह रहे थे कि तुम इन दोनों को बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दोगे, तो देखो ये दोनों अब किस मुसीबत में जा रहे हैं, किस मोड़ पे खड़े हैं। अलग है जो थाने में बंद हो गया, जेल में बंद हो गया, और इनको भी जो साधना है उनको भी उनके पिता मार ही डालेंगे, तो अब क्या करोगे? तुमने कहा था कि तुम इन दोनों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो, तो लो ये बंदूक उठा लो और खुद ही गोली मार लो और मर जाओ। जीजाबाई भीमराव से ये कह रही थी। जीजाबाई की बातें सुनने के बाद फिर भी भीमराव जी उनकी बातों को उतना नहीं लेते हैं और पुलिस अधिकारी से कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं सर, जिस बंदूक ने मुझ पे गोली चलाने वाली थी, इन दोनों पे गोली चलाने वाली थी, वो आपके सामने पड़ी हुई है और आप इन दोनों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद वो पुलिस अधिकारी भीमराव जी से कहते हैं कि तुम दोनों का पलड़ा अगर बराबर होता या थोड़ा ऊंचा नीचा होता तो हम लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, तुम मतलब कि अकेले ही हो और अभी मेघनाथ जी का पलड़ा भारी है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना कह ही रहे थे कि उसी समय वहाँ पे आ जाते हैं ऊंची समाज के लोग, जिनको रमाबाई पढ़ाती थी और शिशुपाल जी पढ़ाते थे। वहाँ पे वो सभी लोग आ जाते हैं। आने के बाद वो भीमराव भीमराव कह के चिल्ला रहे थे, तो ये सुनने के बाद पुलिस अधिकारी कहते हैं कि यहाँ पे तुम लोग क्यों आ गए और किस लिए आए हो, और यहाँ पे भीमराव भीमराव करके क्यों हल्ला कर रहे हो। तो सभी कहने लगते हैं कि हम लोगों ने ऐसा सुना है कि भीमराव पे गोली चलाई गई थी, तो वही देखने हम आए हैं। हम लोगों को लग रहा था कि भीमराव मर गया है, इसलिए हम लोग सभी थाने में आए हैं। वो सभी ऐसे ही कह रहे थे। तो उसी समय भीमराव जी उनको कहते हैं कि लीजिए साहब, आप कह रहे थे ना कि अगर मेरा भी पलड़ा थोड़ा ऊंचा होता या फिर थोड़ा उनमें भी कोई साथ देने वाला होता तो आप वो कुछ कर सकते थे, तो लीजिए। ये सभी लोग आ गए। अब सभी लोग कोई निम्न जात के तो है नहीं, सभी ऊंची जात के लोग हैं और ये सभी का कहना है कि प्रेम विवाह गलत नहीं है, इसीलिए आपको तो अब न्याय करना ही पड़ेगा। वहाँ पे शिशुपाल भी खड़े थे, वो भी कहते हैं कि हाँ, मैं भी एक बड़ी जात का ही हूँ और मैं भी यही कहता हूँ कि ये दोनों सही किए हैं, प्रेम विवाह करना कोई गलत बात नहीं है, इसीलिए आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। उनकी बात सुनने के बावजूद भी जब मेघनाथ पुलिस अधिकारी से कहने लगते हैं कि नहीं साहब, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, इन लोगों के बहकावे में नहीं आइएगा, कि ये लोग कुछ भी ऐसे ही करते रहते हैं, नहीं, आपको इन लोगों को नहीं छोड़ना है, इनको तो आज यहीं पे मरना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद पुलिस अधिकारी कहते हैं कि मेघनाथ जी थोड़ा बात मान लीजिए, अगर इससे थोड़ा आगे बात जाएगा तो हम सभी फंस सकते हैं, क्योंकि अब भीमराव के भी समर्थन में कुछ लोग आ गए हैं और कुछ लोग क्या आप ही के ऊंची समाज के लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए और इन लोगों को जाने दीजिए।
जब उसके बावजूद भी मेघनाथ उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कीजिए, हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं कि आप ऐसा नहीं कीजिए, मेरे कहे मुताबिक कीजिए। उसी समय राम जी आते हैं एक वकील को लेकर के आते हैं और एक पेपर पे कुछ लिखे हुए थे वो पुलिस अधिकारी को देते हैं, कहते हैं पढ़ने के लिए। तो उस पर लिखा हुआ था कि ये मतलब कि इन दोनों को छोड़ देने के लिए, अलख और साधना को छोड़ देने के लिए, और उनके साथ कुछ भी होता है तो जितने लोग उनके खिलाफ है सभी को जेल में डाला जाएगा, ये उस लेटर में लिखा हुआ था। पुलिस अधिकारी वो लेटर पढ़ने के बाद कहते हैं कि साधना और अलख को छोड़ देने के लिए, तो जिस वजह से उनको छोड़ देते हैं। लेकिन यह चीज़ मेघनाथ को बर्दाश्त नहीं होती है। वो मतलब कि उस समय भी चिल्ला रहे थे कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। तो जो पुलिस अधिकारी थे मेघनाथ को समझाते हैं कि मेघनाथ जी अभी के लिए जाने दीजिए इन सभी को, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा कुछ करेंगे तो हम सब जेल में जा सकते हैं, और आपको अगर जेल में जाना है तो आप लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सभी जेल जाने के लिए डरते ही हैं। तो मेघनाथ चुपचाप खड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो लड़की के पिता थे वो मतलब कि बहुत गुस्सा हो रहे थे कि ये मेरी बेटी है, मैं नहीं जाने दूंगा। तो भीमराव जी उनसे कहते हैं कि थाने में बेटा बेटी नहीं देखा जाता है, थाने में न्याय सही गलत ये सब देखा जाता है, ना कि बेटा बेटी देखा जाता है। तो इसीलिए आप चुप रहिए और न्याय होने दीजिए, और आपकी बेटी कोई गलत नहीं की है, और प्रेम विवाह करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन भीमराव और उनके समर्थक को छोड़ के जितने भी लोग थे सभी प्रेम विवाह को गलत ही मान रहे थे कि ये प्रेम विवाह एक पाप है, और सभी यही कह रहे थे। इसीलिए वो सब ज़्यादा गुस्सा थे कि अंतरजातीय विवाह एक पाप है। उस समय तो पुलिस अधिकारी उनको छोड़ देते हैं। साथ में भीमराव जी उनके लिए सुरक्षा भी मांगते हैं कि आप सभी में ये घोषणा करवा दीजिए कि इसके बाद इन दोनों के साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार लड़की के पिता लेंगे और मेघनाथ लेंगे और उनके सगे संबंधी लेंगे। तो ये सुनने के बाद वो भी वैसा ही करते हैं। फिर इतना कहने के बाद भीमराव उन दोनों को लेके चौल में जाते हैं। चौल में जाने के बाद वो शोभा काकी को आवाज़ लगाते हैं, तो शोभा काकी दौड़ी हुई आती है। आने के बाद भीमराव जी उनको बताते हैं कि शोभा काकी इन दोनों को कानूनन पति पत्नी माना गया है। ये सुनने के बाद जो भी उनके समर्थक थे सभी बहुत खुश होते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद भीमराव जी जब शोभा काकी से कहते हैं कि शोभा काकी क्या आप इनका स्वागत नहीं कीजिएगा, तो शोभा काकी कहती है कि हाँ करेंगे, लेकिन भीमराव आज तो तुम इन दोनों को सुरक्षा दिलवा ही दिए, लेकिन अपने लिए बहुत मुसीबत मोल लिए हो। ये साधना जो है ऊंची जात की है, और ऊंची जात वाले ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। वो अंतरजातीय विवाह को पाप मानते हैं, तो वो कुछ भी करेंगे। तो भीमराव जी कहते हैं कि शोभा काकी आप शांत हो जाइए, ऐसे भी हम हमेशा से संघर्ष करते आए हैं, आगे भी हम देख लेंगे कि क्या करना है, लेकिन इस समय आप इनका स्वागत कीजिए। शोभा काकी घर के अंदर जाती है और फूल ले आती है और उनका स्वागत करने लगती है। स्वागत कर रही थी। उसके बाद भीमराव जी उन सभी से कहते हैं कि आज इस चीज़ से मुझे एक सीख मिली, और सबसे ज़्यादा जीत आज प्रेम की जीत इसीलिए हुई क्योंकि इससे शिक्षा संबंधी है। वो सभी को बताते हैं कि जिन लोगों को रमा और शिशुपाल जी पढ़ाते हैं ऊंची जात के लोग, वही लोग जा कर के हमारा साथ दिए हैं। तो इसीलिए आज मुझे ये पूरा यकीन हो गया है कि अगर शिक्षा सभी में रहेगी, सब शिक्षित हो जाएंगे तो कुछ भी हम कर सकते हैं, और ऊंची जात के लोग ही हम लोगों का साथ दिए हैं। सुनने के बाद जितने भी भीमराव जी के समर्थक थे सभी बहुत खुश होते हैं कि चलो ये तो अच्छा बात है। लेकिन जब उनका स्वागत हो जाता है तो वहीं पे खड़े जोखू काका कहने लगते हैं कि इस फूलों से स्वागत कर रही है इन दोनों का, तो इन दोनों का जीवन कोई फूल के जैसा नहीं हो जाएगा, हमेशा ये कांटे के जैसा ही रहेंगे, क्योंकि ये अंतरजातीय विवाह समाज में पाप माना जाता है, और ये सच में पाप ही है, और ये लोग खुश तो रहेंगे नहीं, इसीलिए ज़्यादा फूल से स्वागत मत करो। वहीं दूसरी तरफ राम जी और जीजाबाई दोनों बात करते जा रहे थे, और राम जी जीजाबाई को समझा रहे थे कि जीजाबाई तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो जीजाबाई भी उनसे कहती है कि मैं डरती रहती हूँ इस सब के लिए जो भीम करता है,
हमेशा किसी न किसी मुसीबत को मुट्ठी में ले लेता है। अब आप ही बताइए, अंतरजातीय विवाह एक पाप है और ये ऊंची जात के लोग शांत नहीं रहेंगे। भले ही वो कानूनन मतलब सुरक्षा ले लिए हैं, लेकिन ऊंची जात के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे डर लगा रहता है।